का मजाक बना रहा था। नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान। सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। आप विधायकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कर सकती है चार्जशीट दाखिल। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल। और एनसीपी नेता छगन भुजबल के दफ्तर घर पर छापे में मिला बेहिसाब संपत्ति का ब्यौरा। ईडी ने दर्ज किया केस। 17,000 करोड़ के जमीन घोटाले में सीबीआई ने वाघेला के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। चलिए, दो खास मुद्दों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और पहला मुद्दा जुड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी से, जो कि लगातार इधर विवादों में चल रही है। और एक और मुश्किलें जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं, ये कि उनके 21 जो विधायक हैं उनके खिलाफ जो है अब चार्जशीट दाखिल हो सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उनका उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उनका काम है कि अगर कोई एफआईआर हुई है तो ये तय करे कि उसके खिलाफ चार्जशीट समय से दाखिल हो, इस मामले में कार्रवाई समय से हो। लेकिन तमाम लोगों से रूबरू कराएं जरा, उससे पहले आपको जरा हम ये बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के, आम आदमी पार्टी को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे पहले सुनते हैं कांग्रेस की। आपके विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, संसद हो, कोई भी नागरिक इस देश के कानून से बड़ा नहीं है। और कानून के तहत अगर दोषी पाया जाता है तो उनको सजा होनी चाहिए। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा देते हैं। हरकेश बहादुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। रामाधार शर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अकील खान साहब, नेता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र कुलशेष जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ हमारे साथ फोन लाइन पे भी बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल पुष्पेंद्र जी आपसे, अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार तरीके से पहले तोमर की डिग्री के मामले को लेकर के सोमनाथ भारती जिस तरीके से फंसे हुए हैं, वैसे ही तमाम मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुमार विश्वास को पहले ही नोटिस महिला आयोग की तरफ से आया हुआ है, और अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री समेत 21 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे की बात हो रही है कि अब चार्जशीट दाखिल की जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मुझे ताज्जुब यह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह कहा है कि जिनके खिलाफ एफआईआर हैं जी, हम उनको जल्दी से जल्दी चार्जशीट करें जी। किसी भी दुनिया में एफआईआर का मतलब चार्जशीट करना नहीं होता है। उस एफआईआर की इंक्वायरी करें, अगर उसमें चार्जशीट बनती है या चार्जेस बनते हैं तो आप फ्रेम करें, और अगर नहीं बनते हैं तो वो एफआईआर जो है वो कोर्ट में जाती है, फाइनल रिपोर्ट लगती है और खत्म हो जाती है। लेकिन जिस किस्म के आरोप बताए जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों पे संगीन अपराध हो, मैं ये नहीं कह रहा। अभी जिस तरह से तोमर का मामला आया था, उस पर पूरी पार्टी बचाव में उतर आई थी, तमाम सारी चीजें कही जा रही थी, और फिर इसने जिस तरीके से उनको पद से भी हटाया और उन्होंने इस्तीफा भी दिया, और अब सुना है कि शायद उनको पार्टी से निकालने की भी तैयारी, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकारी काम में बाधा डालना घातक हथियार, अब घातक हथियार क्या है? डिप्टी सीएम जो है दिल्ली का, वो क्या घातक हथियार लेके चल रहा था? अगर घातक हथियार का मामला है तो फिर आप उसमें आर्म्स एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये जितनी भी बातें आप कह रहे हैं, और खासतौर से आपने जब ये कहा कि ये सूत्रों के हवाले से है, तो सूत्रों के हवाले से बहुत सारी चीजें प्लांटेड भी होती हैं। सूत्रों का मतलब ये नहीं होता है कि ये बड़ी फैक्चुअल है, और दिल्ली पुलिस ने भी ये वाजे कर दिया है कि साहब ये हमारी तो नॉलेज में नहीं है, लेकिन जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो इस दिल्ली में बहुत लोगों के खिलाफ एफआईआर है। तो ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है बहुत जल्दबाजी में है, और आप 67 सीटें जीत के जो पार्टी आई है, जिसकी सरकार चल रही है, उसमें तमाम खामियां हो सकती हैं, उसमें तमाम विवाद हो सकते हैं कि कभी उनका होम सेक्रेटरी से झगड़ा होता है या होम मिनिस्टर से होता है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन एकदम आप 67 पार्टी जो एमएलए हैं उसमें से 21 को निकाल के आप कहें कि उनके खिलाफ बड़े संगीन मामले हैं और हम चार्जशीट करने जा रहे हैं, ये मुझे लगता है एक तो जल्दबाजी है, और कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा मुझे इसमें थोड़ा उसकी गंध आती है। चलिए, जरा इसका जवाब हम बीजेपी से ले लेते हैं, और उसके बाद हम आम आदमी पार्टी के पास भी जाएंगे। बाकी हमारे साथ कांग्रेस और पूर्व सांसद भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अश्विनी जी, कैसे देख रहे हैं आपसे? आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी घबराई हुई है। ये भी कहा गया कि जिस तरीके से मामला उछला हुआ है विदेश मंत्री का, उसको दबाने के लिए ये खबर जानबूझ के प्लांट की जा रही है। ये तमाम बातें आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, पहली बात तो ये जो
21 की चार्जशीट की बात है, ये मैं आप लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी इसीलिए कहा सूत्रों के हवाले से जानकारी। अगर दिल्ली पुलिस या कहीं की भी पुलिस जी, पुलिस का काम है वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत काम करे जी, दिल्ली पुलिस भी उसी हिसाब से कर रही होगी, हमें ऐसी आशा है जी। हम कांग्रेस के तरीके से इस तरीके की पॉलिटिक्स में नहीं करते, अदरवाइज ऐसे करना होता तो सीबीआई के माध्यम से बहुत सारे बिल पास करा लेते और बहुत सारे काम हो चुके होते। जी नहीं, सवाल लोग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय विश्वास नहीं करते ना, हमने करने की कोशिश करते। जी नहीं, सवाल इसलिए लोग कर रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, जरा जी, आपको याद होगा चुनाव के पहले जी, आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर मेंबर रहे हैं, टीम अन्ना के सदस्य रहे हैं, जी, प्रशांत भूषण जी, 12 लोगों को लेकर उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया था, उसके बदले उनको फिर बॉक्सर से पिटवाया गया और बाहर निकाल दिया गया। योगेंद्र यादव ने सवाल निकाला, उनको बाहर निकाल दिया गया। जी, उसके बाद इंटरनल लोकपाल जी, जिनको जांच करनी थी, उनको मीटिंग में आने नहीं दिया गया, उनकी भी बेइज्जती की गई। और जिस तरीके से आज ये आपके सूत्रों वाली खबर पे आम आदमी पार्टी रिएक्ट कर रही है, जी, उससे मुझे लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। अगर ये पार्टी रिएक्ट नहीं करती जी, तो ठीक है, आप उनको चार्जशीट फाइल करने दो, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी को स्वागत करना चाहिए। जी, ये वजह है कि इस तरीके की जो बौखलाहट में कोई ट्वीट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई मतलब उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी इमेच्योरिटी है। जी, उनको कायदे से तो ये कहना चाहिए कि हम भैया हम स्वागत करते हैं, दिल्ली पुलिस की जांच कर ले, जैसा इसके पहले कहते आए हैं। आप जरा पुरानी बाइट अरविंद केजरीवाल की निकालेंगे तो बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और बहुत सारे गाने उन्हें भी गाते थे। ये भी कहते थे कि आरोप लग जाए तो उसको हटा देना चाहिए, जांच होती रहेगी, दुनिया भर की बातें करते थे वो। जी, अश्विनी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में बने रहे हमारे साथ। जरा आप आम आदमी पार्टी से भी इस सवाल को पूछ लेते हैं। अभी अश्विनी जी को सुना अकील खान साहब आपने, उनका कहना यह है कि इसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है। ठीक है, एक एफआईआर हुई, किसी ने मान लीजिए झूठे आरोप भी लगाए, वो तो कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या इस बौखलाहट इस वजह से भी है कि जिस तरीके से नरेंद्र तोमर को तमाम पार्टी के लोगों ने डिफेंड किया और उसके बाद से पार्टी की जिस तरह से किरकिरी हुई, जिस तरीके से सोमनाथ भारती के मामले में जो है तमाम शुरुआत में कहा गया कि बीजेपी प्लान कर रही है, बाद में जिस तरीके से उनकी वाइफ ने स्टैंड लिया, क्या इसको लेकर के हड़बड़ी है? कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव भी उल्टा पड़ जाए? अकील खान साहब देखिए साहब, बीजेपी की जो सरकार आई थी वो एक बहुत उम्मीदें लेकर के आई थी देश में, अपनी पार्टी की बात कि हम नहीं, मैं वही आ रहा हूं, आप पूरी सुन लीजिए। बहुत उम्मीदें लेके आई थी कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, हम काला धन लाएंगे, हम काले धन की लिस्ट जारी करेंगे, इस देश में नया बदलाव आएगा, अच्छे दिन आएंगे। ये सारी उम्मीदें इस देश की जनता उनसे कर रही थी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने इनको पटकनी दी दिल्ली के अंदर, ये इस तरीके से बौखला गए हैं कि मतलब इनको सूझ नहीं रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। सबसे पहले इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की हमारे एलजी महोदय के थ्रू, हैं इतना अच्छा काम भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे थे हम लोग, उससे ये बौखला गए, बौखला गए। छोटा सा ब्रेक, मैं आपको मौका दूंगा, एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक है, मुझे आप बात करने दीजिए। बिल्कुल दूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बस तुरंत लौट रहे, कमर्शियल ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं बीजेपी के, और ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे अकील खान साहब से, जो सवाल अश्विनी उपाध्याय ने उठाए हैं कि आखिर में क्यों घबराई हुई है आम आदमी पार्टी। अकील खान साहब आप जवाब दे रहे थे और आपने तमाम चीज़ों का उदाहरण दिया कि बीजेपी बदनाम कर रही है। मेरा सवाल आप जवाब दीजिए, उसमें सवाल ये भी है कि क्या नरेंद्र तोमर मामले में बीजेपी क्या कर सकती थी? सोमनाथ भारती के घर का मामला है, कुमार विश्वास का अपना मामला है, एलजी के साथ जो कुछ हो रहा है वो अब तक इतनी सरकारें रही लेकिन आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। क्या आप अपने अधिकारों को क्रॉस कर रहे हैं? इन तमाम चीजों पे संक्षेप में आप। मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है कि देश की
इतनी बड़ी पार्टी जो देश में शासन चला रही है वो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को इतना हाईलाइट कर रही है, और जो देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसमें भ्रष्टाचार सबसे ऊपर है, पॉल्यूशन से लोग मर रहे हैं, उसके अलावा दवाओं में मिलावट है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो ध्यान देने के बजाय वो जी एमएलए की डिग्री, एमएलए का वाइफ, उसका घर में क्या हो रहा है, नहीं मंत्री, कानून मंत्री की डिग्री फर्जी है, उससे ज्यादा बड़ी चीजें प्रायोरिटी उनके पास क्या है, ये बोल रहे हैं कानून मंत्री की डिग्री फर्जी है। आपकी पार्टी पूरी तरह स्टैंड लेती है कि वो सही डिग्री है, बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है। बाद में कहा था आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी निकालने जा रही है। आप ये बताइए 73 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनकी पार्टी के, जिनके खिलाफ बड़े बड़े क्राइम हैं, जिन्होंने मर्डर किए हैं, रेप किए हैं, ये वहां बैठे हुए हैं, मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। इसीलिए लोगों ने उनको हराया, इसीलिए लोगों ने उनको हराया, आपको जिताया, इसीलिए लोगों ने उनको हराया, आपको जिताया। देखिए आप पाक साहब आपके ऊपर भी मेरे एक मिनट मुझे बात खत्म करने दीजिए। आप अपनी बात, 67 लोगों को आपने आप पार्टी के 67 लोगों को जिताया जनता ने, उसके लिए कोई काम करने के लिए उन्होंने दिया था आम आदमी पार्टी को, उसमें सबसे बड़ा था भ्रष्टाचार के लिए जब हमने 35 लोगों को गिरफ्तार करवाया, 100 से 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अपनी पार्टी के अंदर जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? ये नरेंद्र कुमार को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? अकील साहब, अगर आपको अकील साहब एक सेकंड चाहते हैं, मेरी बात सुन लें कि जो भी आप कर रहे हैं, अरे भाई आप पार्टी से आप भी बोलेंगे करते हैं सारी चीजों का, अरे लेकिन प्रायोरिटी फिक्स करें। अरे आप सुन तो लेना, क्या चीज अरे मैं आप ही की जनता को चाहिए। ठीक है, आप पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, आपको बोलना है, लेकिन अब चुनाव हो चुका है, टेलीविजन डिबेट में स्कोर करके के नहीं मैं बोलना है, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात जो आपने अभी सवाल उठाया कि आपने कहा कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में बीजेपी और कांग्रेस और तमाम सारी पार्टी, क्योंकि आप तो यंगेस्ट पार्टी हैं, आपसे बात कोई अभी पार्टी देश में बनी नहीं और जो अभी आई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप इन तमाम बुरी पार्टियों के काले कारनामों, दलालों को, बलात्कारियों को, लुटेरों को, तमाम सारे लोगों को के खिलाफ खड़े हुए थे। आपने उस मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी और आपकी सत्ता मूवमेंट चलाया था। अरे भाई हमने मूवमेंट चलाया था इनके खिलाफ। आप शब्दों पे बजाइए, मैं एक लार्जर बात पूछ रहा हूं आपसे जी। उसके बाद आप दिल्ली में आए और इस दिल्ली की जनता ने आप पे इतना भरोसा किया कि 70 में से 67 सीटें आपको दी। बिल्कुल। और जो पार्टी इस देश में 15 साल दिल्ली में राज किया उसका एक भी एमएलए नहीं जीता, और जो उसके 30-40 साल एमएलए जीते थे उनका 3 जीते हैं। मैं ये कह रहा हूं ये तर्क अब आपका नहीं चलने वाला है, ये चुनाव तक तो चल सकता था कि देखिए तमाम पार्टियों में इतने बुरे बुरे लोग हैं, लिहाजा आप उनकी बात कीजिए, हमारी मत कीजिए। आप जब टिनोपाल साबुन वो लगा के आए थे अपनी शर्ट पे तो सबको मालूम था कि आपके दामन पे एक दाग नहीं है। अब आप नरेंद्र तोमर के ऊपर भी आप ये कहें कि भारत की इतनी बड़ी सरकार को फर्जी डिग्रियों के मामले में इंक्वायरी करना है। अब आप ये कि कुमार विश्वास किस महिला के साथ उनके क्या संबंध थे। अब आप ये कहें कि एक मंत्री की बीवी जो है एनसीडब्ल्यू जाती है, वो इसमें बीजेपी कांग्रेस को मत घसीटिए। बीजेपी खुद आ रही है लेकर के, आप कानून को कार्रवाई क्यों नहीं करने देते? मेरी बात तो आप कानून को कार्रवाई करने दीजिए, हम वेलकम करते हैं कानून की कार्रवाई। भाई आप सुनिए ना, तो जब आप नरेंद्र तोमर को पकड़ा गया था, आपके कौन से प्रवक्ता ने यह नहीं कहा कि किस तरीके से फंसाया जा रहा है, हम उसके साथ हैं, उनकी डिग्री ठीक है। एक महान पत्रकार आपके चैनल में है, वो बिल्कुल देखिए हमने ये नहीं कहा कि उनकी डिग्री ठीक है, हमने कहा इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट में केस है। देखिए आप लीजिए, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर हमने यही बोला है, आप गलत बोल रहे हैं कि हमने उसको टॉप पे डिबेट हुई है। हमारे दिलीप पांडे जी ने साफ बोला है कि ये जो चल रहा है पूरा केस हाई कोर्ट के सामने है, अभी हमें इसके ऊपर कोई कमेंट हम नहीं कर सकते। लेकिन आपने गिरफ्तार होने के बाद चीज तमाम नहीं चीजें है, बड़ी छोटी की बात नहीं कर रहा। चलिए अश्विनी उपाध्याय फोन लाइन मौजूद है। अश्विनी साहब, अकील खान साहब का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है बीजेपी छोटे छोटे मुद्दे उठा रही है, घबरा गई है आम आदमी पार्टी से। उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से तमाम मीडिया के जरिए जो है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कितनी सच्चाई है और क्या जवाब देना चाहेंगे आप आम आदमी पार्टी? मेरा तो निवेदन ये है, फोन पे हूँ इसलिए आप जरा इन मित्रों को कहिए जरा बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि मैं किसी को देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तो फोन पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कुछ मोटी मोटी बात बता दूं आपको जी। अब हमने जो है
भारतीय जनता पार्टी ने सोमनाथ जी की पत्नी के ऊपर, हमने थोड़ी बोला सोमनाथ जी का आप कुत्ता छोड़ दो अपनी पत्नी के ऊपर। हमने कुमार साहब को ये नहीं बोला कि आप दिल्ली से महिला को ले जाओ, अमेठी घुमाओ और बाद में उसको बेचारी को छोड़ दो। हमने तो नहीं कहा था। हमने ये नहीं कहा था इनकी विधायिका जी को, राखी बिरलान को, आप जन्मदिन पे स्कॉर्पियो ले लो। हमने ऋतुराज को ये नहीं बोला था कि आप थाने में घुस के पुलिस वालों को मारो। हमने इनके जो दूसरे विधायक हैं जिन्होंने जेई को पीटा, हमने मतलब कुल मिलाकर ये नहीं हो सकता ना कि जो कुछ आप करो हमने कर दिया। हमने ये थोड़ी कहा था कि आप फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लो। अरे भाई, उदाहरण देने में बीजेपी के लोग भी माहिर हैं। एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो गया सिसोदिया जी के। अभी आप क्या देखो, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। और जिस दिन तोमर का आया था विषय, उस दिन उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी तख्ता पलट कर रही है। भैया, ये तख्ता पलट तो तालिबान में होता था, अफगानिस्तान में होता था, पाकिस्तान में होता था, भारत में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार तख्ता पलट जैसे शब्दों को यूज करके जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है। उसके बाद 3-4 दिन बाद दोबारा फिर से इनका आया। अब तो जब जिस दिन गिरफ्तारी हो गई, कहते हैं कि दिल्ली में इमरजेंसी लग गई है। एक ऐसा जालसाज, एक ऐसा धोखेबाज जो फर्जी डिग्री रैकेट चला रहा था, जिससे अभी तक उसके मर्डर के लिए क्या कहेंगे सर आप, जो मर्डर करने वालों के लिए 25-30 गरीबों का मकान कब्जा कर रखा है, जिसमें 50 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ फर्जी डिग्री रैकेट से बनाई हुई है। उसके लिए आप कहते हो जी आप तो तख्ता पलट कर रहे हो, आप इमरजेंसी लगा रहे हो। और आपको मैं बताता हूँ, जिनके एक और विधायक है जिनके पास 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उनकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है। बताओ, 25,000 रुपए की मंथली सैलरी में कोई आदमी 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेगा। 9 फार्म हाउस, 12 होटल और 15-20 के आसपास फ्लैट, ऐसे होता है क्या? चलिए, इनके एक और विधायक है। जी अश्विनी, कुछ अकील खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सीधे कांग्रेस के पास जाऊंगा सर। अश्विनी जी, पहले अकील खान साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मैं ईमानदार हूँ। जी, सबसे पहले आपको एसीबी की जांच इनकी करानी चाहिए, जिनके पास आय से अधिक संपत्तियां हैं, लेकिन आप नहीं कराना चाहते हो। इसलिए आप एसीबी को अपनी बनाना चाहते हो। अश्विनी जी ने अपना मनमाफी का अधिकारी रख के बिहार से बंगाल। अश्विनी जी जरा सुनिए, जवाब सुनिए। समय कम है, बाकी के 2 वक्ता बाकी है, उनको अभी तक मौका नहीं मिला। आपने बच्चों की कसम खाई थी पिछली बार, आपने चले अश्विनी जी, नहीं चले इतना। अश्विनी जी जवाब सुन लीजिए, बहुत लंबा आपको समय दिया गया। अखिल खान साहब, अश्विनी जी, आपकी कंसर्न जो है, आई अप्रिशिएट कि आप बहुत कंसर्न है जनता की समस्याओं के लिए, और आप लोग कुछ करना चाहते हैं देश की समस्याओं के लिए और देश को अच्छे दिन देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप 1 साल से बोल रहे हैं, अभी तक तो नजर नहीं आया, लेकिन उम्मीद है आएगा नजर। लेकिन आप जो अभी काम कर रहे हैं, आप अपने गरेबान में झांक कर नहीं देखते। आपके पास 73 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके खिलाफ सीरियस केसेस हैं और इसके कई सालों से लगे हुए हैं। वो रेपिस्ट आपके मिनिस्टर बने हुए हैं, मर्डरर्स आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी तो आपका फर्ज बनता है कुछ करने का। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और साथ ही एनडीए गवर्नमेंट के साथ में और मोदी साहब से हाथ जोड़ करके कि अगर आपको देश के अंदर वाकई में इतनी चिंता है, देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है और जिस तरीके से फर्जी डिग्रियों का बिजनेस चल रहा है उसके लिए आप बहुत चिंतित हैं, तो आप एक आयोग बनाइए। पूरे देश के अंदर जितने भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलएज हैं, जो देश के प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग बनाइए, सबके खिलाफ जांच कीजिए और हम आपकी जांच का स्वागत करते हैं। आप कुछ मत कीजिए, आपके मंत्री के पास डिग्री, चलिए हम स्वागत करते हैं। चलिए ठीक, रामाधार जी आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा समय है। नहीं अच्छा समय, सुबह मैं इसे देश के लिए बुरा समय मानता हूं, बीजेपी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी नहीं, मैं इसे बुरा समय मानता हूं। और ये सूत्रों के हवाले से कोई फर्म न्यूज नहीं है कि किने किस विधायकों पर कौन कौन से आरोप लगे। देखिए, एफआईआर किसी के खिलाफ लॉन्च करा देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सरकार इंस्ट्रक्शन देगी, एफआईआर लॉन्च होगा और फिर जाइए 2-4 साल अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के आप अपने आप को निर्दोष साबित करते रहिए। परेशान करने का बड़ा पुराना नुस्खा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 80 से 85 के दशक में लोकदल एक दल था जो कांग्रेस के बाद हिंदी पट्टी में सबसे बड़े दल के रूप में एस्टेब्लिश्ड था। इसके बारे में आप लोग कहते थे, पत्रकार मित्र लोग कहते थे कि लोकदल का मायने रीति रिवाज को भाड़ में झोंक दल, ये कहा जाता था, सगुफा था ये।
जुमला था, सॉरी जुमला था। आज ये आप पार्टी और भाजपा वाले दोनों लोग इसी जुमले को कार्यरूप दे रहे हैं। अब देखिए, ये हंगामा 21 विधायकों पर एफआईआर जो लॉन्च हुआ होगा, वो आज तो नहीं हुआ होगा, कल तो नहीं हुआ होगा, ये प्रक्रिया होगी 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने पहले की। अब आज क्यों न्यूज में आया? वो इसलिए आया कि आज एक न्यूज आया कि सुषमा स्वराज जी के पति 1,56,00,000 रुपए इनके होटल के बिल का भुगतान मोदी ने किया, ललित मोदी ने। एक न्यूज आज आया कि बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत जी के कंपनी में ललित मोदी ने इन्वेस्टमेंट किया, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। आम आदमी पार्टी में डिस्कस करते हैं जी, आपको जी। तो इस मामले को डाइल्यूट करने के लिए, वो मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, इस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए और चर्चा इस मुद्दे पर से हटके आपकी ओर चली जाए, वो इसलिए इस मामले को बीजेपी के लोग आज के दिन में उभार रहे हैं। मतलब ये हमारे आपके प्रवक्ता इसको नहीं कह पाए, बट मैं ये इसको बेझिझक कह सकता हूं। अभी आपकी बात नहीं टोका। अब आगे क्या है कि आप वालों पे कोई भी आरोप, आप जो आरोप लगा दीजिए वो सही साबित होगा। इसका कोई विधायक जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहा है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हरकेश जी से, वो कैसे देख रहे हैं, क्या राजनीतिक स्थिति दिल्ली के अंदर बन रही है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। मैं आवाज आ रही है? देखिए वो पता वेलकम करते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बहस काफी गर्म है और सवाल हम ये कर रहे हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि 21 विधायकों के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी अपने दामन में झांके। आम आदमी पार्टी ये कह रही है बीजेपी का सारा पॉलिटिकल मैंडेटा है। बीजेपी का कहना है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह के आरोप, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, कांग्रेस का कहना यह है कि जो स्थितियां इस समय अब दिखाई दे रही हैं उसके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और जो मामला चल रहा है उसको दबाने के लिए बीजेपी ने शायद ये खबर प्लांट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हरकेश जी से। हरकेश जी, आपको अब तक शामिल नहीं कर पाए कार्यक्रम में, आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को जो दिल्ली के अंदर हो रहा है? जब से दिल्ली को राज्य बना है, पूर्ण राज्य भले नहीं है, इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली थी। पहले एलजी और सरकार के बीच जंग, उसके बाद बैक टू बैक जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं एक एक मंत्री के खिलाफ जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, और अब इस तरह की खबरें आना कि 21 विधायकों के खिलाफ हो सकती है चार्जशीट दाखिल। देखिए, एक साथ आपने बहुत सारी बातें कह दिया, उसका जवाब देने के लिए जितना मेरे पास समय चाहिए उतना आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में अधिक से अधिक बातों को आपके बताता हूँ। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, बात सही है। दूसरे स्टेट्स जहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है उनके लिए संविधान में एक अलग तरह की व्यवस्था है। जहाँ पूर्ण राज्य नहीं है उन स्टेट्स में अलग व्यवस्था है, वह भी संवैधानिक तरीके से है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में किस तरह की संवैधानिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुरूप ही वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों या वहाँ के जो सरकारी अधिकारी हों या जो वहाँ के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हों। ज़्यादातर तो यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हुआ, गवर्नर्स नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को हर जगह पावर्स ज़्यादा हैं। पांडिचेरी के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो उनके पास बहुत ही अधिक अधिकार हैं, सारे एग्जीक्यूटिव अधिकार उनके पास हैं। तो दिल्ली की भी स्थिति कुल मिलाकर के कुछ इसी प्रकार की है और ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से ऐसे ही चलता आ रहा है। जब तक कि पार्लियामेंट उसको संशोधित नहीं कर देती या उस पर बात करके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहाँ पर कि नियम बनाने का जिस स्तर पर काम होता है, जब तक उन नियमों में उचित परिवर्तन नहीं कर दिए जाते तब तक आपको काम उसी तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से पहले से होता आ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अवरोध पैदा होगा, विवाद पैदा होगा। ये स्थिति यहाँ पर बन गई है। आम आदमी पार्टी की समस्या ये है कि इसमें अनुभवहीन
लोग आप कह सकते हैं, या यह सब शायद बहुत कड़ा हो, ये शब्द न प्रयोग किया जाए, अनुभव की कमी वाले लोग इसमें ज़्यादा आए, जो कि राजनीति को पहले से ही गलत मानते थे और राजनीतिकों को गलत मानते थे। एक मानसिकता है हमारे देश के अंदर बुद्धिजीवियों में, जो कि अपने गलती को कम देखते हैं, दूसरों की गलती को ज़्यादा देखते हैं। वो लोग ये मान के चलते हैं कि राजनीतिक सब गलत है। तो ऐसे लोगों का एक वर्ग इकट्ठा होकर के मान लीजिए एक पार्टी बना लेता है, और पार्टी बनाकर वो समझता है कि वो सारे कामों को ठीक से करेगा। तो फिर वो जब अपना ठीक से विश्लेषण नहीं करता है, अपने कार्य प्रणाली का, अपने व्यक्तियों का, अपने लोगों के बारे में जानकारी नहीं करता है, तो भी इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अच्छा, इस पार्टी के साथ समस्या क्या हुई कि इस पार्टी के जो नेता थे वो पहले आपस में ही लड़ गए। इसमें कई बहुत अच्छे नेता थे जिन्होंने कि पार्टी छोड़ा, बहुत सारे लोग छोड़ करके चले गए, जो उन्होंने कि बड़ी उम्मीद के साथ इस पार्टी को भी ज्वाइन किया था। जैसे आपने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी से देश को बहुत उम्मीद थी, तो ऐसे इस पार्टी से भी लोगों को बहुत उम्मीद थी, और इसलिए कई तरह के लोग इसके अंदर आए। लेकिन अगर आप पूरी उस लिस्ट को देखें तो उसमें कई लोग, एक तो IAS अफसर भी आई हुई थी, एक महिला थी, वो भी छोड़ करके चली गई, वो गोपीनाथ वगैरह बहुत सारे लोग चले गए, मेधा पाटकर वगैरह। मूवमेंट के बाद अभी तो एक चीज मैंने देखा, नहीं रुकिए, आप जवाब दीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसमें देखा कि अनुभव की कमी का ही यह नतीजा था कि एक जो बैलेंस और सुनियोजित तरीके से काम करने की एक प्रक्रिया राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में खास तौर से होती है, क्योंकि समन्वयवाद भी इसमें बहुत ज्यादा चलता है। इसमें कंसेंसस की बात बहुत बार चलती है, और बहुत बड़े बड़े लोगों के स्तर पर जिनका बहुत बड़ा अनुभव रहा, वो लोग ऐसा काम करते हैं। ये लोग उन सब चीजों को छोड़ करके कोई एक रास्ता अपनाए, जिसका नतीजा हुआ कि इनकी लड़ाई अपने पार्टी के लोगों से भी हो गई, अफसरों से भी टकरा गए, मीडिया से भी टकरा गए, सबको गलत मानने लगे। कुछ लोगों ने ये समझा कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो मैं मानता हूं वही सही है। तो वो इस तरह की चीजें अनुभव की कमी के कारण होती हैं, और ये चीजें मैंने ज्यादातर देखा है छात्र संघों की राजनीति में होती हैं। उस स्तर की राजनीति चूंकि यहाँ पर शुरू हो गई, इस वजह से ये बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। और दूसरी चीज आपको बताऊं, जैसे आपने तोमर की बात आपने कहा, बहुत संक्षेप में एक बात आपसे कहना चाहता हूं। तोमर ने ये बहुत ही गलत काम किया। ये उसी प्रकार का अपराध है जिस प्रकार के अपराधों की चर्चा अभी अकील खान साहब कर रहे हैं। मर्डर किसी ने कर दिया, किसी ने स्मगलिंग कर ली, किसी ने डकैती डाल दी, इस तरह बहुत सारे अपराध करने वाले। ये डिग्री फर्जी बना करके और सारे समाज को धोखा देना, और ये बताना कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कोई भी XYZ ये कहे कि इससे बड़ा, हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी डिग्री लाए जिसमें कहे सारे संसार के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो सबने कह दिया है कि इससे ज्यादा योग्य व्यक्ति कोई नहीं। पूरी दुनिया कहे भाई इतना काबिल आदमी है, इसलिए इसको ये अधिकार दे दिया जाना चाहिए, काम दे देना। वास्तविकता हो कि वो तो बिल्कुल झूठ बोला, तो सारे लोगों को धोखा दिया। तो इतना बड़ा जो आदमी गलत काम किया हो, उसको अगर किसी ने भी डिफेंड करने की कोशिश की, अब कॉम्प्लेक्स से भरे हुए लोग हैं, इनको हर चीज दूसरों में दोष दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अश्विनी जी बने हुए लाइन पे आप? जी आवाज आ रही जी। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आपने तमाम लोगों को सुना, बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय समाप्त हो गया है इस विषय पर बातचीत करने का, अखिल साहब को भी बोलना है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी कांग्रेस ने भी एक बात कही कि चूंकि इस मुद्दे को इसलिए जानबूझ करके हाईलाइट इसलिए किया गया, जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, ताकि जो मामला विदेश मंत्री को लेकर के जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, उस खबर को दबाया जा सके। इसमें कितनी सच्चाई है, और आप अगर जवाब देना चाहें बहुत संक्षेप में, 1 से 2 मिनट में सर। देखिए, पहली बात तो ये लोग मोदी जी के नाम ले लेकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। आप जरा समझिए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के नहीं। हार गए सर, हार गए सर, बिल्कुल बिंदु बात संक्षेप में, जितना बाकी और भी बड़े बड़े आज पहली बार उनका नाम लिया जा रहा है और आपके ही श्रीमुख से नाम निकल रहा है। इनके पास एक तोमर नहीं है, इनके पास 12 तोमर है, एक तोमर नहीं है। सुरेंद्र सिंह की डिग्री फर्जी है सर। और इस पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अश्विनी उपाध्याय पे एक बात मैं कहना चाहूंगा। बोलिए कांग्रेस को जवाब देना चाह रही है, आपको एक जवाब देना चाह रहा हूँ। अभी बिहार में विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और एनडीए ने डॉन की बीवी को टिकट दिया है वहां पे विधान परिषद का चुनाव लड़ने को, जो ये मेघा घोटाले का आरोपी था, जो अपना सरनेम डॉन लगाता है। पूरा नाम तो मैं उसका नहीं लेना चाहूंगा, बयान करना चाहिए। और वो बात कर रहे हैं सुचिता की। चले अखिल साहब अपनी बात रखिए, बहुत संक्षिप्त में मैं बात रखूंगा। अभी हमारे साथी ने बताया कि अनुभव की कमी है,
ठीक है, मान लिया अनुभव कमी है। हमारी जो पार्टी निकल के आई है वो भ्रष्टाचार का विरोध करने के आंदोलन से निकल के आई है, और पूरा देश उस टाइम उसके साथ था। आज भी देश की भावना, आज भी देश की भावना यही है, भ्रष्टाचार। और उसके लिए हमने दिल्ली में जो काम किए हैं, इसी से बीजेपी में तिलमिलाट है, क्योंकि इनके भ्रष्टाचारियों को भी हम अटैक कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये फिजूल की बातें करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये एलजी साहब है और बीजेपी के थ्रू जो रूल कर रहे हैं वो दिल्ली के अंदर, आपको नहीं पता इसमें ये बोल रहे हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कानूनी प्रक्रियाएं और कानून देश की जनता के लिए बनाए जाते हैं, ना कि काले अंग्रेजों और एलजी के विम्स एंड मर्सी के लिए बनाए जाते हैं। यही एक चीज बचा हुआ है, कानून क्यों नहीं बदलते आप? मैं सिर्फ ये जब देश की जनता के विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, बात मान ली आपकी। इस वक्त भारतीय राजनीति में एक बड़ा संकट यह है कि हर आदमी भगत सिंह की खूब तारीफ करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि भगत सिंह मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोस में पैदा हो, और जिसके घर में भगत सिंह पैदा होता है वो तत्काल प्रभाव से पहले उसकी हत्या करता है। कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर, आप पार्टी, ये तीन पार्टी लगे। एक सेकंड सुन ले मेरी बात। जो लोग इनके अंदर हर पार्टी में दलाल, व्हीलर डीलर, चापलूस, षड्यंत्रकारी, ये हर पार्टी के अंदर इनको बढ़ावा इसलिए मिलता है कि सरकार वैसी चलती है। जो ईमानदार लोग हैं हर पार्टी के अंदर, उनको सबसे पहले निपटाया जाता है। आप पार्टी नहीं थी, इससे लगता था कि ये काम देर में करेंगे, लेकिन इन्होंने शपथ लेने के पहले दिन ही कई उन लोगों को निपटा दिया जो इन पार्टी को चला सकते थे, बता सकते थे। तो ये भारतीय राजनीति का इस बार चरित्र है, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। आप लालू हो या मुलायम, ये तमाम सारे लोग जेपी मूवमेंट से निकले थे, तो क्या फर्क पड़ गया जेपी मूवमेंट से निकलने के बाद? हो गया। अश्विनी जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तब बात करेंगे। लगातार तमाम परतें खुल रही हैं, कुछ और एफआईआर हुई हैं छगन भुजबल के खिलाफ, शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों हो रहा है सब, इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद बन रही है हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। और अब बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरे मुद्दे में तमाम जो पिछली सरकार के दौरान मंत्री रहे हैं उनके खिलाफ अब धीरे धीरे मामले खुलने लगे हैं। शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि पूर्व टेक्सटाइल मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, और 1700 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। एनटीसी की जो मिल थी उसको एक निजी कंपनी को बेचा गया, जिसमें सरकार को 1700 करोड़ के घाटे के नुकसान की बात कही जा रही है। इधर छगन भुजबल के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई है, और कहा जा रहा है 2500 करोड़ से ज़्यादा उनके पास संपत्ति है। और ये भी कहा गया है कुछ लोगों की तरफ से कि ये सिर्फ उनकी कुल संपत्ति का 25% है। आगे अभी भी छापेमारी जारी है, और अभी भी ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोई बयान नहीं दे सकते क्योंकि छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस पर तमाम राजनीति भी है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस की तरफ से, जरा वो सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात में विपक्ष के नेता माननीय शंकर सिंह वाघेला जी को लेकर जो आज बात सामने आई है, उससे स्पष्ट है कि श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार के नाजवाब देने लायक घोटालों से ध्यान मोड़ना चाहते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और शंकर सिंह वाघेला जी से व्यक्तिगत रंजिश और व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकायों के चुनाव में गुजरात में बुरी तरह से परास्त होने वाली है। इस तरह के फर्जी, झूठे, मनगढ़ंत और बदले की भावना से केंद्रीय जांच ब्यूरो का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेता पर दर्ज किए मुकदमे उस हार से बचने की एक कमजोर कोशिश है। चलिए, तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, सभी से मेरा निवेदन है, समय कम है तो संक्षेप में
और बहुत ही ठोस तरीके से अपनी बात रखें। शुरुआत पुष्पिन जी आपके साथ से करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है या विपक्ष में होती है, एक ही तरह की भाषा होती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, सीबीआई का गलत इस्तेमाल, फंसाने की कोशिश, आज भी वही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, और खासतौर से दो बड़े नाम शंकर सिंह वाघेला और छगन भुजबल, इन दो के खिलाफ जो एफआईआर हुई है? देखिए, इससे एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो कई सालों से है कि हम ये मान के चलें कि कांग्रेस अगर ये आरोप लगा रही है तो उसमें बीजेपी इन्वॉल्व है, पीएम इन्वॉल्व है, सीबीआई और ईडी, और जब ये सरकार में दूसरे लोग होते हैं तो ये आरोप लगाते हैं। मेरा कहना यह है कि इस तरीके से क्रिमिनल एक्ट को, करप्शन को राजनीतिक रंग देकर के, वो किसी पार्टी का भी हो, उससे असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता इस देश में। और हम सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन आप मुझे बता दें कि इस देश में कितने भ्रष्टाचारों के बाद कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को फांसी हुई है। जापान में प्राइम मिनिस्टर तक को फांसी हो जाती है, लेकिन हमारे यहां तो बात ही नहीं होती, क्योंकि उसका इतना राजनीतिकरण कर दिया जाता है कि जो आपके यहां की स्वतंत्र एजेंसी या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी दांव पे लग जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि छगन भुजबल बहुत बुरे आदमी है, या वाघेला साहब जो पहले आरएसएस में थे, बीजेपी में थे और चंद साल पहले अभी यहां आए, या छगन भुजबल साहब शिवसेना में थे फिर एनसीपी में थे, तो ये करप्शन उन्होंने कांग्रेस के दौर में किया या शिवसेना के दौर में किया या बीजेपी के दौर में किया। लेकिन करप्शन के ऊपर राजनीतिक चादर डालने से वो लोग कभी नहीं पकड़े जाते और वो रफा दफा हो जाता है। अब अगर सरकार से 5 साल बाद ये हटेंगे तो दूसरे लोग आरोप लगाएंगे। तो इतने बड़े मामला में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं। अब आपको याद होगा अशोक चौहान के ऊपर लगा था वो कारगिल वाला मामला, फिर वो रफे दफे हो गया, फिर एक और नेताओं ने एक नजीर बना दी है कि जैसे ही कुछ कहते हैं कि जनता की अदालत में फैसला होगा, जो चुनाव जीतेगा उससे करप्शन का क्या लेना देना है, जो चुनाव हारेगा उसका करप्शन से क्या लेना देना है। इस समाज में ऐसे ऐसे लोगों को लोग जुटा के भेज देते हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनको तो कहीं होना ही नहीं चाहिए था। तो हम ये कहें कि क्या समाज हमारा इतना करप्ट है, क्या समाज हमारा क्रिमिनल है, क्या समाज को डॉन ही पसंद आते हैं, क्या करप्टेड लोग ही पसंद आते हैं और अच्छे लोग क्यों नहीं जीतते हैं? तो सवाल ये भी है कि लार्जर पिक्चर है। जी, समय बहुत कम है। रामाधार जी, अभी हमने सुना आपके नेता की बात, शंकर सिंह वाघेला जी पे 1700 करोड़ रुपए के एनटीसी के लैंड को किसी को आवंटित करने या उसके डील का कोई आरोप लगा के एफआईआर लॉन्च सीबीआई ने किया है। 1700 करोड़ का, 1700 करोड़ रुपए का। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि एनटीसी बंद मिलों का ऑर्गेनाइजेशन है, जो बंद मिल सबको टेक ओवर किया गया था। उसकी प्रक्रिया जो है, उसके नीलामी की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि मंत्री उसमें कितना हस्तक्षेप कर सकता है, ये सरकार में जो भी लोग रह रहे हैं वो इस बात से भली भांति परिचित हैं। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि आज के दिन में ही ये एफआईआर लॉन्च क्यों हुआ, ये 10 दिन पहले क्यों नहीं हुआ या 10 दिन बाद क्यों नहीं हुआ? तो जब इनके विदेश मंत्री पे आरोप लगना शुरू हुआ है, जब इनके एक मुख्यमंत्री पे आरोप लगना शुरू हुआ है, तो उससे जनता का ध्यान भटकाने की ये साजिश है। इसमें कहीं भी देखिएगा शंकर सिंह वाघेला जी पाक साक निकल के आएंगे, और इनका छगन भुजबल जी का जो मामला है ये पहले से भी चल रहा था, पुराने गवर्नमेंट में भी चल रहा था, उसका इंक्वायरी का कुछ छापा वपा आ रहा है। अगर उनके खिलाफ एविडेंसेज आएंगे तो प्रोसिक्यूट होंगे, स्वाभाविक है, बचाव करने की कहां बात बनती है। लेकिन एनटीसी के भूमि के नीलामी की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसमें मंत्री सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये मेरी ये आपका कहना है कि मंत्री सीधे हस्तक्षेप नहीं कर। हरकेश जी कैसे देख रहे हैं, मतलब कि बात छगन भुजबल की नहीं है, बात शंकर सिंह वाघेला की नहीं, बात राजनीतिक स्थिति की है, जिस तरीके से चीजों का राजनीतिकरण किया जाता है। देखिए, यह तो एक जनरल टेंडेंसी है कि आजकल सारी पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग देखते हैं कि किसी भी पार्टी के किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई बात आती है तो उस पार्टी के लोग उसको जरूर डिफेंड करते हैं और दूसरे पार्टी के लोग उसका जरूर छिद्रान्वेषण करके उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी बनी हुई है। मैं इस टेंडेंसी में भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं सीधी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ सचमुच गलत है, किसी के भी साथ हो, किसी भी पार्टी का कोई हो, तो उसकी ठीक से न्यायिक तरीके से जांच होनी चाहिए। और सीबीआई वगैरह जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जो लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि जो सत्ता में पार्टी रहती है उसी की बात ये करते हैं, तो इन सब चीज़ों से इन ऑर्गेनाइजेशंस का मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी दबाव में काम को करने से न्याय नहीं होता है। मुक्त होगी कैसे? इसलिए दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाह रही हैं। अगर इसको अगर देखा जाए, काफी कुछ कोशिश प्रयास हुआ है, कुछ प्रयास जरूर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रयास किया है और कुछ अब उसके तौर तरीके भी बदले हैं। लेकिन मैं यही मानूंगा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको न्यायसंगत तरीके से जांच होनी चाहिए। मामला अदालत में जाएगा, वहाँ से जो फैसला होगा उसको सभी लोग मानेंगे।
लेकिन ये बात ऐसे समय में आई है जबकि कुछ आरोप रूलिंग पार्टी के नेताओं पर लग रहे थे। उसी समय जब ये आई तो इसीलिए वो शर्मा जी जो बात कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से किसी के भी दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई चूंकि इस समय इन लोगों के खिलाफ कुछ मामला चल रहा है इसलिए दूसरे लोगों के खिलाफ ये उठा रहे हैं। तो ये सब बातें, ये सब राजनीतिक बाद में हो जाती हैं, इसीलिए असलियत इन सब चीज़ों के पचड़े में छिपने ना पाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अकील खान साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके साथ भी वही दिक्कत है कि जब आपकी पार्टी में आरोप लगते हैं तो आप भी हमेशा जो है दूसरी पार्टी पर, अब भी बीजेपी सत्ता में है तो आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, नई पार्टी है, हो सकता है आने वाले समय में कोई और सत्ता में हो तो आप उस पर आरोप लगाएं। नहीं, इन्होंने तो एलजी को कहा था कांग्रेस का एजेंट, अब वो बीजेपी का एजेंट हो गया। आप कह रहे हैं अब बीजेपी दोनों के एजेंट है, दोनों के एजेंट है। आप किसके एजेंट हैं? दोनों के एजेंट है। वो तो सबसे बड़े एजेंट है वो अंबानी के, मुकेश अंबानी के, जिसके साथ उन्होंने काम किया है, वो अलग बात है। देखिए साहब, जो अन्ना जी के आंदोलन के समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ में जो बदलाव की राजनीति शुरू हुई थी अप्रैल 2011 में, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज की राजनीति में परिलक्षित हो रहा है। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। जो चीज सबसे बड़ी है करप्शन को रोकने के लिए, वो फंडिंग है चुनाव की, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी ने, जब हम पार्टी में नहीं थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जिसके खिलाफ काम किया था और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए इंपॉर्टेंट चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया था कि आपको फंडिंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी हर एक पार्टी को। फिर इन्होंने कांग्रेस और भाजपा में, कांग्रेस और भाजपा में दोनों ने मिलकर के इस फंडिंग को, कांग्रेस और भाजपा ने कानून बताएं, जो मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से और कांग्रेस से फंडिंग का कानून क्यों बदला गया, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। 10 सेकंड आखिर मैं कहना चाहूंगा, जो चीजें 2 करोड़ का 27 एमएलए के खिलाफ, 10 सेकंड में 27 एमएलए के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, एक प्रॉपर 27 एमएलए के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सारी और सब तरह से होनी चाहिए। सूट के खरीदार को 560 करोड़ रुपए की भूमि आवंटित की गई है, यह आज का समाचार है। और एक और घोटाला अभी भाजपा सरकार का आने जा रहा है कि दूरसंचार विभाग में कॉल ड्रॉप करने की अनुमति प्राइवेट कंपनियों को दी गई है और हम सारे हिंदुस्तानियों की जेब उसमें कट रही है। 1-2 दिन में यह न्यूज में भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम चीजों से निकलने का कैसे लोगों में विश्वास हो कि जो आरोप लग रहे हैं, जिस लोगों को उन्होंने चुनकर के भेजा था या भेजा है, वो पाक साफ है या उनके खिलाफ जो राजनीतिक साजिश हो रही है, लोगों को कैसे बता रहे हैं? लोग तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश में जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, आपको कहीं जितेंद्र सिंह मिलेंगे, कहीं प्रहलाद मिलेंगे, कहीं वसुंधरा राजे मिलेंगी, कहीं राजीव शुक्ला जैसे लोग मिलेंगे, कहीं थरूर जैसे लोग मिलेंगे, सब जगह सारी दुकानों पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। समाज जागरूक हो और समाज को ये लगे समाज हमारा क्या है। आज हमारे यहाँ लड़की की शादी तय करने जाइए, लोग पूछते हैं लड़के को तनख्वाह मिलती है 25,000 और ऊपर की कमाई होती है 20,000। ये कितना, जिसे कहते हैं लीगलाइज हो चुका है हमारा समाज। तो समाज के अंदर लोग डॉन को चुनते हैं, बदमाशों को चुनते हैं, गुंडों को चुनते हैं, बलात्कारियों को चुनते हैं, फिर वो चुनने के बाद वहां जाते हैं। तो आप उनसे ये उम्मीद करें कि संसद में या विधानसभा में जाकर के वो भगवान हो जाएं या वो अल्लाह मियां की बात करने लगे, तो ये नामुमकिन है। जन लोकपाल बिल के लिए क्या बोलेंगे सर आप? जन लोकपाल बिल के लिए दिल्ली में क्यों नहीं लागू करा रही है आप? दिल्ली में पास कर दिया, उसके लिए क्या बोलेंगे? दिल्ली में पास कर दी क्या है? आप पूरा सेंटर में बहुत बहुत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामधार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित रूप से जिस तरीके की स्थितियां राजनीति में पैदा हो रही हैं, विश्वास जो है वो लोगों का राजनीति में कम हो रहा है। ऐसी स्थिति पनपी थी तब हमने तमाम बड़े बदलाव दिल्ली में भी देखे और केंद्र की सरकार में भी देखे, लेकिन फिर से स्थितियां लोगों के भरोसे पर खरी उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रह जाएं टीवी। फिलहाल इस घटना चक्र में इतना ही। नमस्कार।